हेलो एवरीवन, मारवाड़ी बुल्स में आपका स्वागत है। इन्फ्लेशन सीरीज के पार्ट 3 में अब हम बात करेंगे आरबीआई और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज किस तरह से वर्क करती है। पिछले सीरीज के वीडियो में हमने ये बात की थी कि इन्फ्लेशन किस तरह से काम करता है इंडिया के अंदर, किस तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वर्क करता है। हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में जाना, हमने ये जाना कि मनी सप्लाई किस तरह से आरबीआई कंट्रोल करता है, किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से किस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। हमने बहुत सारे इकोनॉमी से रिलेटेड बातें की। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है, जो कि आरबीआई है। हम ये बात करेंगे कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो इकोनॉमी को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। आरबीआई जो है, मान लीजिए कि आरबीआई का अगर हमें जानना है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका एग्जांपल मान लीजिए कि हमें लोन की ज़रूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, वो हमें लोन देता है कुछ इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। उसी हिसाब से अगर बैंक को लोन की ज़रूरत है, जो खुद बैंक है उसको लोन की ज़रूरत है, तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा आरबीआई के पास। तो सिंपली यहाँ ये लिखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक, जो बैंक की भी बैंक है। क्योंकि अगर बैंक को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो किसके पास जाएगा? वो लोन लेने के लिए आरबीआई के पास जाएगा। और आरबीआई को कौन कंट्रोल कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट थ्रू देयर। इंडियन गवर्नमेंट जो है, आप मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो फिस्कल पॉलिसी लाता है यूनियन बजट के अंदर, और जो आरबीआई है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज उसी हिसाब से डिसाइड करता है। जो कि हम बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है और आरबीआई किस तरह से काम करता है। तो यहाँ सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं कि आरबीआई कंट्रोल्स द मॉनेटरी एंड अदर बैंकिंग पॉलिसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो जो भी इंडियन गवर्नमेंट जो कमेटी बैठती है आरबीआई के साथ में बैठती है, इंडियन गवर्नमेंट की 5 साल में एक बार आरबीआई के साथ एक मीटिंग होती है, उसके अंदर डिसाइड करते हैं ये लोग कि इन्फ्लेशन रेट क्या रहनी चाहिए। जो टारगेट पिछली जो मीटिंग हुई थी वो 2016 के अंदर हुई थी, और उसका टारगेट जो था 4-5 सालों का था। जो इन्फ्लेशन का टारगेट इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई को सौंपती है, वो इन्फ्लेशन का टारगेट हमने देख लिया था कि 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेट रहनी चाहिए। ये टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने आरबीआई का दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी बना दी, बट काम जो करेगा वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो सिंपली आपने मीनिंग जान लिया कि आरबीआई का क्या क्या काम है। और यहाँ यही लिखा है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज पे काम करती है, जो भी इंडियन गवर्नमेंट उन्हें रिकमेंड करती है टारगेट्स के हिसाब से। और आरबीआई किसको टारगेट करेगी? जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने आरबीआई को किया, आरबीआई किसको टारगेट करेगी? आरबीआई बैंक को टारगेट करेगी और अपनी पॉलिसीज जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी। इतना आपको समझ आ गया होगा। तीसरी लाइन पे देखिए, इट परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट मॉनेटरी फंक्शंस फ्रॉम इश्यू ऑफ करेंसी नोट टू मेंटेनेंस ऑफ मनी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। इसका सिंपली मीनिंग यही है कि जो कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किस तरह से किया, कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्री के अंदर किस तरह से कंट्रोल किया जाए। वो किससे होगा? मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में मैंने पहले ही रेपो रेट उनके बारे में बात कर ली है पिछले वीडियो में, बट इसके लिए आगे वीडियो आएगा इन्फ्लेशन सीरीज में कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो क्या होती है। बट मैंने ब्रीफ में इसके बारे में पिछले वीडियो देखा है, तो उस ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा पिछले वीडियो का। इसमें सिंपली मीनिंग यही लिखा है कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए जो है जो इकोनॉमी को स्टेबल रखता है विद अ ग्रोथ। आगे हम चलते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में। अब हम जानते हैं कि जो पॉलिसी बनाती है उसके अंदर क्या क्या डेटा है, किस तरह से पॉलिसी बनाई जाती है और क्या उसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि जो यहाँ पे ये लिखा है कि द मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। तो हमें ये बताया दिया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई बनाती है। और आरबीआई किस तरह बनाती है, किस तरह से बनाती है? उनकी एक कमेटी बैठती है जिसे हम एमपीसी कह सकते हैं। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये एक कमेटी बैठती है साल में 3-4 बार, मिनिमम 4 बार बैठनी जरूरी है। एक कमेटी बैठती है और ये डिसाइड करती है कि रेपो रेट क्या होगी, मनी कंट्रोल क्या रहेगा, क्रेडिट कंट्रोल क्या रहेगा इंडिया के अंदर। इनडायरेक्टली ये लोग इकोनॉमी को किस तरह से इफेक्ट करेंगे, ये डिसीजंस लेते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक हेल्थ। तो हमने ये बता दिया कि ये जो एमपीसी है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठती है आरबीआई के जो लोग होते हैं उसके अंदर, ये अपना वोट देते हैं, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या इन्फ्लेशन रेट रहनी चाहिए, क्या मनी कंट्रोल किस तरह से रहना चाहिए, इकोनॉमी को किस तरह से आगे लेके जाना है। तो इन सब पे बात होती है इस कमेटी पर।
इस कमेटी के अंदर यही बातें होती है, उसी हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसीज लाते हैं। साल में मिनिमम ये 4 बार आती है। और इसके अंदर ये लिखा, आप पढ़ सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मैंने आपको बता दिया, मनी सप्लाई पे बात होती है, इंटरेस्ट रेट पे बात होती है, और इज द डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जो डिमांड साइड इकोनॉमी क्या होती है, जो कि कंज्यूमर बेस्ड होती है, जो कि हमने बात कर ली कि सीपीआई जो डेटा होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो किसको अफेक्ट करता है, वो हम लोगों को करता है कि हम लोगों के लिए महंगाई कितनी है। तो डिमांड साइड क्यों है, डिमांड साइड मतलब हम डिमांड करते हैं मार्केट में जाके और उसी हिसाब से हमें सप्लाई मिलती है। तो डिमांड साइड इकोनॉमी को तो सही रखने के लिए, उसे स्टेबल रखने के लिए उस मीटिंग के अंदर बात होती है कि किस तरह। आप ये एक बात याद रखिए जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, मैंने वैसे पिछले वीडियो में बताया है, बट आप ये बात याद रखिए कि जब भी इस कंट्री के अंदर महंगाई बढ़ेगी या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आरबीआई का क्या काम रहेगा कि मार्केट से पैसा खींचना है, जितना हो सके खींचना है। और जब भी महंगाई, मतलब मान लीजिए कि कंट्री बहुत ज़्यादा खराब इकोनॉमी से गुजर रही है, या मान लीजिए कोविड-19 के टाइम पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, मार्केट ग्रोथ नहीं हो रही, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही, जीडीपी ग्रो नहीं हो रही, तो उस समय आरबीआई क्या करेगा, उस समय आरबीआई मार्केट के अंदर पैसा डालेगा, ना कि पैसा खींचेगा। तो दो फैक्टर आपने समझ लिया कि जब मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है तो आरबीआई का काम है उसे खींचना, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे मार्केट में। जो एक टारगेट है इन्फ्लेशन का वो भी बैलेंस रहे। और अब हम ये बात कर लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है उसका, किस तरह से वो उसके डिसीजन जो है किन किन एरियाज को टारगेट करता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंट्रोलिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि रॉ मटेरियल बाय कर रही है किसी और कंपनी से, मतलब रॉ मटेरियल का इंपोर्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और उस कंपनी को अगर मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट में अगर लोन मिल जाता है, मतलब उसके हाथों में कैश फ्लो बढ़ जाता है, उसके हाथ में कैश आ जाता है मार्केट से, क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करती है बढ़ाती है, इससे कितना फर्क पड़ता है अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देख पाएंगे कि अगर उसे कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल रहा है तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। क्या पता उस करेंसी से, उस कैश से जो है वो अपनी यूनिट खड़ी कर दे, एक नई यूनिट लिया है, और उस यूनिट के ज़रिए वो अपनी इंपोर्ट वाली जो ज़रूरतें हैं, जो रॉ मटेरियल जो बाय कर रहा है वो खुद प्रोड्यूस करे। तो इंस्टेड ऑफ अब इंपोर्ट करने के लिए उसके पास इतना मटेरियल आ गया रॉ मटेरियल कि वो उस रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट भी कर सकती है। मतलब एक तरह से ये एग्जांपल हो गया कि आत्मनिर्भर भारत का, कि अपनी ज़रूरतें आप खुद ही पूरी कर रही हो। तो आरबीआई की एक पॉलिसी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क पड़ा, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। दूसरे पॉइंट में है प्रमोशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, मतलब बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे लोन मिल रहा था वो हाई हो चुकी है, मतलब कम लोगों तक पहुंचेगी, डिमांड कम हो जाएगी लोन की। अब डिमांड कम होगी तो मार्केट में पैसा कम होगा, मतलब मार्केट से पैसा खींचने का काम कर रहा है इस केस में आरबीआई, जब भी इंटरेस्ट रेट को हाई किया जाता है। तो यहाँ ये लिखा है कि अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, देयरबाय मेंटेनिंग अ हेल्दी कैश फ्लो। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है मार्केट के अंदर तो पैसा कम होता है लोगों के पास, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा। और अगर लोन भी लेना हो तो हायर इंटरेस्ट रेट में है, तो कम लोग मतलब इस बारे में इंटरेस्टेड होंगे कि वो लोन ले, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो इंटरेस्ट रेट हाई है तो लोगों का ज़्यादातर मोटो क्या रहेगा कि वो सेविंग्स करे, इन्वेस्ट करे कहीं पे, ताकि अपना पैसा इंक्रीज करे, पैसे की वैल्यू ना कम करे। तो एक तरह से वो इनडायरेक्टली आरबीआई जो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है। किस तरीके से, एक पॉलिसी के जरिए जो कि है हायर इंटरेस्ट रेट। ये लोअर इंटरेस्ट रेट का एग्जांपल हो गया और ये हो गया हायर इंटरेस्ट रेट। मतलब इनडायरेक्टली आरबीआई आपके ऊपर कितना कंट्रोल कर सकती है थ्रू बैंक्स के जरिए, ये आपने समझ लिया इन दो पॉइंट्स में। अब तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेट किस तरह से होता है कि कोई कंपनी अपनी नई यूनिट्स खड़ी करती है तो उसे वहाँ पे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। अब काम करने वाले लोग किस तरह से होगा, नए लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर जो है, अगर मान लीजिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर लिया, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होती है तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लोन लेने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के जो भाव है वो कम होते जा रहे हैं। तो इन रेड्यूस इंटरेस्ट रेट जो है, जो भी छोटे बड़े व्यापारी होंगे उनके लिए लोन लेना बहुत आसान हो जाएगा। जब लोन आ जाएगा उनके हाथों में तो
कैश फ्लो बढ़ जाएगा। अगर कैश फ्लो बढ़ गया तो वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं, अपने बिजनेस का एक्सपांशन कर सकते हैं। यही लिखा है इस लाइन के अंदर। और बिजनेस का एक्सपांशन होगा मतलब बिजनेस के लिए, उनकी कंपनीज के लिए नई यूनिट्स खड़ी होगी किसी ना किसी जगह पे, और नई यूनिट खड़ी होगी तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो तीसरे पॉइंट में आपने इंटरेस्ट रेट का एक और अच्छा रिड्यूस होने का, जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होती है तो क्या फ़ायदा होता है इंडस्ट्रीज को, ये भी देख लिया। अब चौथे पॉइंट में आप देखिए, मैनेजिंग बिजनेस साइकिल। तो आरबीआई किस तरह से बिजनेस साइकिल को मैनेज करता है ये इसके अंदर हम बताएंगे। बिजनेस साइकिल सबसे पहले समझ लेते हैं कितने टाइप की होती है। दो टाइप की बिजनेस साइकिल होती है। पहली तो होती है रिसेशन पीरियड वाली, और एक होती है बूम पीरियड। बूम पीरियड तब रहता है जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है मार्केट में, बहुत ज़्यादा कैश फ्लो बढ़ गया है, सबके हाथों में बहुत ज़्यादा कैश है। और जब भी हाथों में कैश होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। बट और जब रिसेशन पीरियड होता है, रिसेशन पीरियड को अगर आपका एग्जांपल लेना है तो आप मान लीजिए कोविड-19 का टाइम, जब इकोनॉमी को इतना बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि लोग बाहर नहीं आ रहे थे, परचेज नहीं कर रहे थे चीज़ें, तो रिसेशन पीरियड इसी तरह आता है। तो दो चीज़ें, दो तरह की बिजनेस साइकिल बता दी, एक तो बूम पीरियड और एक रिसेशन पीरियड। तो यहाँ पे यही लिखा है कि बाय मैनेजिंग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी। तो ये जो कंट्रोल करता है क्रेडिट को और मनी सप्लाई को, वो कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट के जरिए जो है मनी सप्लाई को मार्केट में कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि बैंकों के जरिए वो ये सारा चीज़ कंट्रोल कर सकता है। तो आरबीआई जैसे मान लीजिए मैंने ये बताया कि कोविड-19 के अंदर जो है कैश फ्लो बढ़ाना चाहता है मार्केट के अंदर, ताकि लोग आए बाहर खरीदारी करें, फिर से इकोनॉमी ग्रो हो, क्योंकि बिकॉज कोविड-19 के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आरबीआई अब बिजनेस साइकिल को बूम पीरियड पे लेके जाना चाहती है, जो कि रिसेशन पे था कोविड-19 में। तो अब हम ये बात करेंगे कि आरबीआई कौन से फाइनेंशियल टूल्स का यूज़ करती है मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ज़रिए, जिसके द्वारा वो इन्फ्लेशन को, महंगाई को जो है, और मनी सप्लाई को, क्रेडिट कंट्रोल को, जीडीपी, अपनी इकोनॉमी को किस तरह से कंट्रोल करती है, किस तरह से उसकी ग्रोथ बरकरार रखती है, किस तरह से उसमें स्टेबिलिटी बरकरार रखती है। तो जो टूल्स है मेनली जो है वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इनके बारे में पहले मैंने ऑलरेडी शॉर्ट ब्रीफ में बता दिया था पिछले वीडियो के अंदर। फिर से अगर आपको बताऊं तो रेपो रेट वो चीज़ होती है जब बैंक जब आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को पैसा मिलता है वो कहलाती है रेपो रेट, जो कि आरबीआई की लैंडिंग रेट है। और रिवर्स जो रेपो रेट है वो उसका उल्टा हो जाएगा। जब बैंक के पास बहुत ज़्यादा कैश फ्लो होता है तो वो आरबीआई को दे देता है, और जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है आरबीआई को बैंक लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे रेपो रेट जो आरबीआई ले रहा है बैंकों से वो है 4%, और जो बैंक ले रहे हैं रिवर्स रेपो रेट में जो इंटरेस्ट रेट जो है वो है 3.35%। तो आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता चल गया, और इन्हीं दोनों चीज़ों के जरिए जो है बैंकों के जरिए जो है आरबीआई कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को कंट्री के अंदर, लोगों के बीच कितना पैसा जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। ये दो टूल्स है मेनली, इसके अलावा भी हैं, बट ये दो टूल है। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगी तो बैंकों की जो लोन की जो इंटरेस्ट रेट होगी वो भी ज़्यादा होगी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने इन्फ्लेशन की पूरी सीरीज में इन्फ्लेशन पे बात की, हमने बहुत चीज़ों पे बात की। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसका इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ता है। सिंपली मेरा ये कहने का मतलब है कि इकोनॉमी हो या स्टॉक मार्केट हो, हमने ये देख लिया कि इकोनॉमी इसे बहुत नेगेटिव तरीके से देखती है इन्फ्लेशन को, बट स्टॉक मार्केट उस चीज़ को कैसे देखता है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट जो है इन्फ्लेशन को या इस तरह के डेटा को किस तरह से लेता है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वाइल थ्योरेटिकली जो है इन्फ्लेशन में बी नेगेटिव फॉर बॉन्ड्स एंड इक्विटी। ये सब जो है जब भी इन्फ्लेशन के जो डेटा है ज़्यादा आते हैं तो स्टॉक मार्केट में उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बट वो शॉर्ट टर्म होता है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि इन्फ्लेशन में बी नेगेटिव फॉर बॉन्ड्स एंड इक्विटी, यानी इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो सिक्योरिटीज है उनके बारे में। सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। मैंने आपको ये बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव भी साइन करता है। ये यस शॉर्ट टर्म ये नेगेटिव साइन है, बट एज अ लॉन्ग टर्म ये जो होता है राइजिंग इन्फ्लेशन का बढ़ना मतलब ग्रोथ का भी बढ़ना, बिकॉज
इन्फ्लेशन तभी बढ़ता है जब मार्केट में मनी हो, सप्लाई मनी सप्लाई बेस्ट हो, लोगों के हाथ में पैसा हो। अब जो लोगों के हाथ में पैसा होगा तो क्या होगा, ग्रोथ इन द जीडीपी। तो एक राइजिंग इन्फ्लेशन का नेगेटिव पॉइंट तो हमें पता है, बट पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इससे जीडीपी में ग्रोथ भी आता है। बट आरबीआई को क्या चाहिए, आरबीआई में बैलेंस रखे कि इन्फ्लेशन भी रहे, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन चलता है बट उसके साथ जीडीपी भी ग्रोथ हो। अगर बिल्कुल ही इन्फ्लेशन नहीं होगा तो जीडीपी ग्रो नहीं करेगी, ये एक फैक्ट है। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इन्फ्लेशन पे पूरी सीरीज लाने वाला हूँ, उससे रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं उस पर सारा वीडियो हमने कवर कर लिया। तीन वीडियो की हमारी पार्ट्स बन चुके हैं और आगे भी इसके पार्ट आएंगे। इन्फ्लेशन की पूरी सीरीज जो है उसमें और वीडियोस ऐड होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो में कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई तो आप बताइए कि कैसा लगा, और अगर आपको ये वैल्यू और किसी को देनी है तो आप जरूर शेयर करें। ठीक है ट्रेडर्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए।